तो उन क्लाइंट्स का फाइनेंस मैनेज करने की बात है। वो क्लाइंट्स का फाइनेंस वैसे भी मैनेज हो ही रहा है। मार्केट में जो भी ओपन कंसल्टेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं जो कंपनी में नौकरी करते हैं, बैंक के एम्प्लॉइज हैं, इंश्योरेंस कंपनी के एडवाइजर्स हैं, तो वो लोग अपना टारगेट पूरा करने के लिए, या फिर जो वैसे कंसल्टेंट्स हैं, बहुत नाम मात्र के कंसल्टेंट्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं या फिर जो एक्चुअली नॉलेज पोजेस करते हैं, तो वो लोग बहुत ऐसे ही कि हाँ ये वाला खरीद लो अच्छा है, और उनका क्या है, वो रिलेशन बेस्ड काम करते हैं, जिनसे रिलेशन अच्छा है उसको, तो उसको लेके क्या होता है कि अब जैसे उन्होंने एक म्यूचुअल फंड में किसी का इन्वेस्ट करवा दिया, तो वो म्यूचुअल फंड कल के डेट में परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है उसको मॉनिटर नहीं कर रहे होते हैं, और ना ही उनके पास वो कैपेबिलिटी होती है कि उसको मॉनिटर करके उसके अकॉर्डिंगली जो भी चेंजेस करने हैं पोर्टफोलियो में वो कर पाए, वो होता नहीं है। और भी बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं कि मतलब इन्वेस्टमेंट सिर्फ कमीशन बेस्ड करवा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस बेच रहे होते हैं, जो कि इन्वेस्टमेंट को अगर हम इंश्योरेंस के साथ मिक्स कर रहे हैं तो वैसे ही अच्छा रिटर्न भी नहीं आएगा, और इंश्योरेंस भी हमको बहुत अच्छा नहीं मिलता। तो ये सब कुछ फैक्टर्स को एक जगह कंपाइल करके उसमें थोड़ा सा अपना प्रोफेशनल फ्लेवर डाल के चीजों को करके हमने एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया। हमारे हिसाब से अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोगों की जरूरत है। इनफैक्ट पटना में भी हम लोग काफी अच्छा अच्छा ही काम होगा, कर इतने रहे हैं प्रोफेसर्स ऑलरेडी। साथ में मिलकर काम कर रहे हैं और अच्छा ही होगा। इसमें सर इसमें है क्या कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेकर मिस सेलिंग इतना ज्यादा है क्योंकि मार्केट में लोग वही प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जहां पर उनको कमीशन ज्यादा आ रहा है। एक ही पर्पस है प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, उनको कमीशन अर्न करना। मार्केट में लोग यूलिप को म्यूचुअल फंड कहकर बेचते हैं। वो इसलिए यूलिप को म्यूचुअल फंड कहकर बेचते हैं क्योंकि यूलिप के अंदर में उनको 15% का कमीशन आता है और म्यूचुअल फंड के अंदर 1% का कमीशन आता है, इसलिए म्यूचुअल फंड वो सेल नहीं करना चाहते। LIC के अंदर वो इंश्योरेंस की जगह पे इन्वेस्टमेंट करवाते हैं क्योंकि LIC के अंदर में उनको कमीशन अच्छा आता है। जबकि अगर हम तो मार्केट के अंदर इस मिस सेलिंग के कारण एज अ CA हम लोग एटलीस्ट अगर बहुत ज्यादा इसको हम वाइड स्प्रेड इस वर्टिकल को, इस बिजनेस को एज अ रेवेन्यू हम नहीं करें, लेकिन अगर अपने क्लाइंटेल के रिच तक भी हम इसको लेकर जाएं, तो एक तो क्लाइंटेल के पास जो अपना वैल्यू ऐड, अभी हम जिस तरह से क्लाइंटेल के लाइफ में अपना वैल्यू ऐड कर रहे हैं, वहां हमारे पास और भी रास्ते आते हैं जब हम क्लाइंटेल के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर छोटा सा हम एग्जांपल देखें तो अगर जनरली जो इंडिया हमारा है वो एक सेविंग हैबिट के लिए जाना जाता है, और इंडिया के अंदर लोगों की एक सेविंग हैबिट है। लेकिन जो पैसा हम सेव करते हैं, मैक्सिमम जो सेविंग का पैसा इंडिया के अंदर जो मिडिल क्लास फैमिली का रखा हुआ है, या तो वो सेविंग अकाउंट के अंदर ही रखा हुआ है या FD कराया हुआ है, गोल्ड में डाला हुआ है। जबकि सेविंग अकाउंट के अंदर जो रिटर्न आता है हमारा 3 या 4% का रिटर्न आएगा टैक्सेशन को अगर हटा दें तो, और पोस्ट टैक्सेशन FD का रिटर्न देखें तो 6.5 से 7% का रिटर्न आता है। गोल्ड का पिछले 20 साल का रिटर्न देखें तो हमारा गोल्ड का रिटर्न पिछले 20 साल का 8.5% के आसपास का रिटर्न है। लेकिन अगर वही सेंसेक्स का रिटर्न देखें, सिर्फ सेंसेक्स की बात करें तो 15% का रिटर्न वहां पे है। और अभी म्यूचुअल फंड अगर हाउस देखें तो म्यूचुअल फंड हाउस हमारे देश के अंदर में 43 म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, और इसमें से करीब 6 या 7 म्यूचुअल फंड हाउसेस ऐसे हैं जो 80% मार्केट शेयर जिनके पास है। अब ये 6-7 कौन से हैं? SBI है, HDFC है, ICICI है, रिलायंस है, आपका बिरला है। तो 60-70% टोटल म्यूचुअल फंड का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो इन्हीं कंपनीज के पास है। और अगर इन म्यूचुअल फंड हाउसेस का आप कोई भी इक्विटी स्कीम, आप बस हाइपोथेटिकली कोई भी इक्विटी स्कीम आप पिक कर ले, अगर इनका आप कोई भी इक्विटी स्कीम अगर आप सम अप करना शुरू करेंगे तो 100 से ज्यादा स्कीम्स इनके हैं। कुछ लार्ज कैप हैं, कुछ मल्टी कैप हैं, कुछ तो अलग अलग स्कीम्स हैं। और अगर इनमें से किसी का भी स्कीम अगर आप चूज करते हैं तो अगर आप पिछले 15 साल का रिटर्न देखेंगे तो CAGR कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न इनका 16-17% से नीचे आपको दिख नहीं सकता है। तो अगर हम एक मिडिल क्लास फैमिली या एक इन्वेस्टर जिन्होंने अपना पूरा पैसा, पूरा लाइफ टाइम का पैसा या तो गोल्ड में रखा है या FD के अंदर रखा है, उसके जगह पे अगर उनको ये एजुकेशन हम इम्पार्ट कर पाए कि वो पैसा यहाँ से उठाकर अगर म्यूचुअल फंड के अंदर लेकर जाए या ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को लेकर जाएं जहां पे 15-16% का रिटर्न उनको मिलता है, तो 25 से 30 साल के अंदर में जहां अगर उनके पास वेल्थ 1 करोड़ का क्रिएट होगा तो 7% के जगह अगर हम 16% पे जाते हैं तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 12-13 टाइम्स का फर्क आ जाता है।
तो वेल्थ क्रिएशन के अंदर इतना ज्यादा फर्क आता है अगर हम राइट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को हम चूज करते हैं। लेकिन अब डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट के अंदर हम पैसा डाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम एक्चुअल बिजनेस में पैसा डाल रहे हैं, हम एक्चुअल इकोनॉमी में पैसा डाल रहे हैं। और इकोनॉमी और बिजनेस कभी भी लिनियर लाइन पे, लिनियर ग्राफ उसका होता नहीं है। जैसे एफडी का क्या होता है, लिनियर ग्राफ होता है। आपको पता है कि 2 साल के लिए एफडी कराया है तो उस पर 8%, 7%, 7.5% का रिटर्न आपको मिलना है, वो मिलना है आपको, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होना है। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर या इक्विटी मार्केट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इक्विटी मार्केट और म्यूचुअल फंड मार्केट, अगर म्यूचुअल फंड मार्केट के प्रिसाइजली अगर हम बात करें तो 3 से 4 साल के अगर कोई भी आप पीरियड चूज करेंगे तो हो सकता है 3 से 4 साल के पीरियड में आपको ऐसा फेज मिलेगा कि 4 साल के अंदर भी आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। कि आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए का फॉर एग्जांपल अगर आपने इन्वेस्टमेंट 4 साल पहले किया था तो 4 साल के बाद भी हो सकता है 90,000 दिखता हो। लेकिन अगर आप किसी भी स्कीम को आप उठा के देख लें, पिछले 30 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लें, 5 साल का पीरियड आप उठाएंगे तो कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखेगा आपको। 7 से 8 साल का पीरियड उठाएंगे तो 11-12% का मिनिमम रिटर्न दिखेगा आपको। मैक्सिमम रिटर्न तो चलिए 18%, 20%, लेकिन मिनिमम रिटर्न की अगर बात करें तो 11-12% का रिटर्न दिखेगा। और अगर 12-13 साल से ऊपर चले जाएंगे तो मिनिमम रिटर्न आपको 14-15% का मिनिमम रिटर्न दिखेगा। मतलब कोई भी एक ऐसा फेज आप पकड़ ले, कोई भी एक टाइम पकड़ ले, कंटिन्यूअस टाइम पिछले 12 या 13 साल का, तो कभी भी आपको नेगेटिव रिटर्न नहीं दिखेगा और आपको रिटर्न 14-15% का दिखेगा। तो एक मिडिल क्लास फैमिली या एक इन्वेस्टर वो इसलिए म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट से दूर रहता है कि वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को समझ नहीं पाता है। वो शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को नहीं समझने के कारण अपना पैसा वो कहीं ना कहीं सेविंग अकाउंट के अंदर, फिक्स डिपॉजिट के अंदर, गोल्ड के अंदर पैसा रखा हुआ होता है। और सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट के अंदर अगर पैसा रखा हुआ है तो पोस्ट टैक्सेशन 6.5 से 7% रिटर्न उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और पिछले 20 साल का इन्फ्लेशन भी हमारा 6 से 7% अपना एवरेज निकल कर आ जाए। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे पास एक अगर हम इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में जाएं और इसको हम बिल्कुल बहुत एग्रेसिव भी नहीं जाना चाहें तो हम अपने क्लाइंटेल के लाइफ में भी हम एक अच्छा खासा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। और अगर अपने हम रेवेन्यू, अगर हम अपना इसे रेवेन्यू वर्टिकल अगर हम देखें तो डेफिनेटली अभी हम प्रेजेंटेशन में हम लोग देखेंगे कि एक अच्छा रेवेन्यू वर्टिकल हम देख सकते हैं जो हमारे लिए एक पैसिव इनकम होगा। हमारे पास एक्टिव इनकम तो बहुत ज्यादा जो हमारे क्लाइंटेल से आते हैं, जिस क्लाइंटेल का सेगमेंट कंपीट करते हैं। सॉरी विनीत, बहुत अच्छा लगा। ऐसा है कि मेरे 17 साल के प्रैक्टिस में जी कितने क्लाइंट्स को एडवाइस करना पड़ा, लेकिन कोई प्रोफेशनल टीम हमारे सामने नहीं दिखा जी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और टीम वर्क तो ऐसे भी फ्रूटफुल होता है मेरे समझ से। तो विनीत, हम लोग मिलेंगे, साथ में चाय पियेंगे और इसका रिकॉर्डिंग हमको दे देना। हमको 1:30 पे एक्चुअली दूसरे जून पे जाना है, जैसा बताया था। आप निकलिए। तो ये बहुत अच्छा है विनीत, तुमसे फिर हम कांटेक्ट करेंगे पर्सनली और साथ में मिलकर हम लोग चाय पियेंगे। और ये बहुत अच्छा, मेरे समझ से पटना में तो हम लोग नहीं देखे कोई प्रोफेशनल्स लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये बढ़िया रहेगा, बढ़िया अच्छा प्रोस्पेक्ट है। हम लोग का पूरा साथ रहेगा तुमको विनीत, एकदम पूरा कोशिश रहेगा। जितने हमारे फ्रेंड सर्किल में है सबको हम एक बार साथ में मिलकर तुमको बुलाते हैं, ठीक है? बिल्कुल सर। और अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। ऑल द बेस्ट। बिल्कुल, थैंक यू सर। आप वो वाला मीटिंग ज्वाइन कीजिए, फिर बात करते हैं। ठीक है विनीत, ओके, थैंक यू, थैंक यू, बाय विनीत। थैंक यू बाय बाय। परिचित, प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन से स्टार्ट करते हैं हम। हाँ, नमस्ते। मेरा नाम परीक्षित है और मैं भी पटना आता रहता हूँ। अभी तो अब ऐसा समय आ गया है कि अब जब आएंगे तब आप लोगों से जरूर मिलेंगे, है ना? तो देखिए, हम लोग एक बिजनेस मॉडल की बात कर रहे हैं। तो बिजनेस मॉडल में क्या है कि सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि क्या वो बिजनेस, कैसा बिजनेस जो हम कर रहे हैं, क्या हमें पहले बात तो वो बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यानी प्रोडक्ट कैसा है, उसको बेचना चाहिए या देना चाहिए लोगों को या नहीं देना चाहिए। तो देखिए, ये जो हमारा प्रोडक्ट है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का काम है। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम करते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जैसे अभी राजीव सर ने बताया, बहुत ही नॉवल बिजनेस है मार्केट में। नॉवल बिजनेस क्यों है? क्योंकि
जितने भी हैं मार्केट में वो सिर्फ और सिर्फ सेलिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। वो अपने ब्रोकरेज को लेकर के ही प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। वो वही चीज लोगों को देते हैं जिसमें उनका कमीशन बनता हो। वो चीज बिल्कुल उसको नहीं देते हैं जिसका कि उसको जरूरत हो। जैसे कि इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस कभी नहीं बेचा जाता है, दूसरे इंश्योरेंस को लोग बेचेंगे क्योंकि उसमें कमीशन ज्यादा है ना। तो इस तरीके का आप चीजें आप देखेंगे कि लोग कर रहे होते हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए लोग ज्यादा नहीं बेचते हैं क्योंकि उसमें कमीशन उनको लगता है कि कम मिल रहा है। लेकिन क्या है कि हम यदि एक 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 इस तरह का प्रोडक्ट हम लोगों को दें, अपने क्लाइंटों को दें, जो उनके लाइफ में एक एडवांटेज देता हो, उनको उनको उनके वेल्थ क्रिएशन में जो है वो 10 टाइम्स 20 टाइम्स हम यदि उनको आगे लेकर के जा रहे हो, और बिना रिस्क का, है ना। रिस्क कब होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट में, जब हम उसको टेक्निकली समझ नहीं पाते हैं, मैथमेटिकली नहीं समझ पाते हैं। तभी यदि हमने उसको मैथमेटिकली समझा है, टेक्निकली समझा है, उसके नेचर को समझा है, तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं है ना। तो हम उस चीज को यदि मैच करवा पाते हैं तो हमें ये काम करना चाहिए। तो उसी के लिए हम कह रहे हैं कि जो हमारी यूएसपी है वो हम यही है कि हम एक सेलिंग एजेंट की तरह नहीं बिहेव करते हैं। हम रेगुलर इन्वेस्टर एजुकेशन करते हैं, क्योंकि यदि इन्वेस्टर समझ रहा है चीजों को तो वो रिलैक्स रहेगा। चीजों को यदि नहीं समझ रहा है तो बिल्कुल उसको प्रॉब्लम आएगा। इक्विटी मार्केट गिर गई, लोग परेशान होंगे, लेकिन यदि उसको पता है कि यदि गिरी है तो ये चलेगा भी, और ये इसके लिए 3 साल 4 साल 5 साल का समय देना पड़ेगा, तो वो ज्यादा परेशान ना खुद होगा ना वो हमें करेगा। इसलिए हमें उसको रेगुलर एजुकेट करना है, जो हम करते हैं। रेगुलर जो है हम अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लोग जो है इन्वेस्टमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि उनके दोस्त ने किया। हम रियल एस्टेट में पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि मेरे भाई ने किया। हम म्यूचुअल फंड इसलिए करते हैं क्योंकि मेरे दोस्त ने किया, या किसी ने मुझे बोल दिया इसलिए हमने वो पैसा लगा दिया। हमें अपने इन्वेस्टमेंट को गोल बेस्ड करना चाहिए कि भाई मुझे पैसिव इनकम चाहिए, मुझे रिटायरमेंट के लिए प्लान करना है, मुझे अपने एजुकेशन के लिए, बच्चे के एजुकेशन के लिए प्लान करना है, बच्चों के मैरिज के लिए प्लान करना है, मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है उसके लिए काम करना है, मुझे घर चाहिए उसके लिए पैसा चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए बड़ी वाली उसके लिए चाहिए। तो एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट जब हम करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए और एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट होगा। तो हम उनको उनका गोल के साथ हम इन्वेस्टमेंट को सेट करते हैं, है ना। तो और जो हमारा रिसर्च टीम और रिस्क मैनेजमेंट टीम में हमारी एक्सपर्टीज है, तो हम हमारा एक जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल रिसर्च बेस्ड होता है, और रिस्क मैनेजमेंट हम बिल्कुल ही माइन्यूटली करते हैं। सर नेक्स्ट पेज सर। नेक्स्ट पेज आगे। हाँ, तो अब देखिए कि हमारा जो सर्विसेज है, हम किस किस तरह के सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट को। हम म्यूचुअल फंड देते हैं अपने क्लाइंट को। हम उनका डायरेक्ट इक्विटी पोर्टफोलियो, जो सीधा यदि इक्विटी मार्केट में डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें हम पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, है ना। तो हम उस पर भी काम करते हैं। हम उनको लोन के लिए एडवाइज करते हैं, किसी भी तरह का कमर्शियल पर्सनल होम लोन को हम एडवाइज करते हैं। ठीक है। इंश्योरेंस से हमारा मतलब यहाँ पे सिर्फ 2 ही तरीके के इंश्योरेंस से है, एक टर्म इंश्योरेंस और एक मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि यही 2 तरह का इंश्योरेंस लोगों को चाहिए। इंश्योरेंस हमें सिर्फ उसी के लिए चाहिए जिसका कि नुकसान हो रहा हो, है ना। हमें इंश्योरेंस कभी भी सेविंग के लिए नहीं करना चाहिए। उसी तरीके से हम उनका वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, और उनका रियल एस्टेट पोर्टफोलियो भी जो है हम मैनेज करते हैं। तो हम इन सारे सर्विसेज को अपने क्लाइंट को के जरूरत के हिसाब से हम उनके साथ हम अटैच करते हैं। नेक्स्ट पेज है। हाँ, व्हाई टू बिकम फाइनेंशियल एडवाइजर। हमें क्यों फाइनेंशियल एडवाइजरी का काम करना चाहिए, है ना। क्योंकि ये एक समझिए कि एक ग्रोइंग मार्केट है, जिसको हम आगे आने वाले स्लाइड में हम समझेंगे कि क्यों ये ग्रोइंग मार्केट है। तो देखिए जो ग्रोथ है ना इक्विटी मार्केट में या बिजनेस वाले मार्केट में, वो 20% के आसपास का, 20 से 25% के आसपास का, यानी कि आपका जो ग्रोथ है वो 25% 26% के आसपास से ईयर ऑन ईयर बढ़ता है ना। तो ये एक ग्रोइंग मार्केट है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। यदि हम छोड़ेंगे तो हम नुकसान करेंगे, है ना। अच्छा, एबल टू ऐड वैल्यू टू द आवर क्लाइंट। हम अपने क्लाइंट का समझिए कि एक पोर्टफोलियो तो हम मैनेज कर रहे होते हैं यदि हम उसका टैक्सेशन पार्ट कर रहे हैं तो, लेकिन टैक्सेशन के अलावा भी वो बहुत सारा काम कर रहा होता है, वो अपने इन्वेस्टमेंट को कर रहा होता है। यदि हम उसके इन्वेस्टमेंट को भी करेंगे तो हम उसके लाइफ में और ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगे, जिससे कि उसकी डिपेंडेंसी हमारे ऊपर बढ़ेगी, और डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो एक स्टेबिलिटी आएगा, हम अपने क्लाइंट को होल्ड कर पाएंगे। और उसी तरीके से इसमें बिजनेस ग्रोथ भी है ही, है ना, क्योंकि ये ग्रोइंग मार्केट है तो बिजनेस ग्रोथ है। अच्छा,
इसके थ्रू हम एक पैसिव इनकम की तरफ आगे बढ़ेंगे। पैसिव इनकम से मतलब ये है हमारा कि जहाँ पे कि आप कुछ काम करें या ना करें, हम एक ऐसे स्टेज पे धीरे धीरे करके ऐसे स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे कि हम कुछ काम करें या ना करें, हमें एक फिक्स इनकम आ रहा होगा। जैसे अभी हमारा म्यूचुअल फंड के तरफ से अभी पिछले एक डेढ़ महीने से हमारा कोई भी मतलब सीए कंसल्टेंसी में भी कोई बिजनेस से पैसा नहीं आ रहा है, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू हमें पैसा मिल रहा है। यही हम सेम चीज हमारे हमारे जो चैनल पार्टनर है उनको भी पैसा मिल रहा है। तो इसी तरीके से जब आप हमारे साथ काम कीजिएंगे तो आपके लिए एक पैसिव इनकम का भी वर्टिकल रेडी हो जाएगा। सर नेक्स्ट। बस एक सेकंड परीक्षित, तो इसमें जो हम लोग प्रेजेंट करना चाह रहे थे, ये बताना चाह रहे हैं कि एक तो जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का काम है, चाहे म्यूचुअल फंड मार्केट की बात करें या इक्विटी मार्केट की बात करें, तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि म्यूचुअल फंड मार्केट पिछले 8 साल के अंदर में 3 टाइम ग्रो कर चुका है, और अगले 7 से 8 साल के अंदर में ये जो मार्केट कैप है म्यूचुअल फंड का, वो एटलीस्ट यहाँ से 10 टाइम्स हम लोग देख रहे हैं। तो जिस बिजनेस को हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग बिजनेस है। डेफिनेटली क्लाइंट के लाइफ में वैल्यू तो हम ऐड कर ही सकते हैं, और साथ में जो अपना जो हमारा बिजनेस ग्रोथ है, अभी हम आगे जो बिजनेस प्लान में हम लोग देखेंगे कि हमारा भी बिजनेस एक सेट ऑफ क्लाइंट के साथ अगर हम चलते हैं तो ऑटोमेटेड वे में 20 to 25% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और पैसिव इनकम डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चीज है इस वर्टिकल का, कि जहां पे हम लोग अभी सब अपने एक्टिव बिजनेस में लगे हुए हैं, लेकिन पैसिव इनकम हमारे लिए इसलिए जरूरी होता है कि चाहे अब एक बिजनेस हम लोग ने सेट करके अगर रख दिया और उस बिजनेस को हम कंटिन्यूसली नहीं भी कर रहे हैं, तो भी उस पे जो उसका जो ट्रेल इनकम है, जो पैसिव इनकम है, ईयर ऑन ईयर हमारे पास वो आता रहेगा। हाँ, तो जैसा सर ने कहा और हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, 2 वर्ड आया था कि हम हमारा बिजनेस जो है वो ग्रोथ करता है और ये ग्रोइंग बिजनेस है। वो कैसे है, उसके लिए कुछ डेटा तो होना चाहिए ना। तो हम उसी डेटा की बात करें कि क्यों ये बिजनेस ग्रोइंग है। अब देखिए, इक्विटी का इंडेक्स जो सेंसेक्स है जो है उसका यदि हम बात करें तो 2008 में 21,000 का था, है ना। ये 2008 के बाद ये काफी गिरा भी, वहां से गिर करके ये नीचे आ गया था करीब 15-16 हजार तक। फिर आप देखेंगे कि 2015 में ये करीब 30,000 पे आया वापस, फिर थोड़ा सा डाउन भी हुआ 2016 में, लेकिन 2019 में 41-42 हजार के आसपास आ गया। यानी कि सेंसेक्स जो है वो 2008 से 21,000 से 42,000 आ गया, लगभग डबल हो गया पिछले 10 सालों में, है ना। तो सेंसेक्स बढ़ रहा है, यानी कि बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों का काम बढ़ रहा है ना। अच्छा, अब आ जाइए जीडीपी। जो हमारा इंडियन जीडीपी है वो आप देखेंगे कि 50 लाख करोड़ का था 2008 में, 2015 में था 130 लाख करोड़ का, 2016 में 140 लाख करोड़ का, और 2019 में 190 लाख करोड़ का। करीब करीब ये 3 ट्रिलियन डॉलर की हम बात कर रहे हैं। तो इतना बड़ा इकोनॉमी तो अभी हमारे पास हो चुका है जीडीपी के हिसाब से हम देखें तो, है ना। फिर यदि हम देखते हैं कि म्यूचुअल फंड, अच्छा म्यूचुअल फंड में हमने जो यहाँ पे जो दिया है इससे को थोड़ा सा समझते हैं कि करीब करीब 44 कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं। उन सब में लोगों ने जो पैसा लगाया हुआ है, कितना पैसा डाला है, हम उस साइज की बात कर रहे हैं। तो ये करीब 8 लाख करोड़ था म्यूचुअल फंड में पैसा 2008 में, जो कि 2012 में बढ़ के 12 करोड़ हुआ, 2016 में 16 करोड़ हुआ और 2019 में 27 करोड़ हो गया है। यानी अब करीब हम देखेगा तो 3.5 टाइम्स बढ़ चुका है पिछले 10-11 सालों में हम देखते हैं। तो ये एक बहुत ही ज्यादा ग्रोइंग है। यानी कि अभी जिनको इनकम म्यूचुअल फंड में ही यदि हम देखें तो 8 लाख करोड़ में जितना ब्रोकरेज बांटती होगी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, आज की डेट में 27 लाख करोड़ में ब्रोकरेज बांट रही है। तो ब्रोकरेज यानी कि इनकम जो है, रेवेन्यू जो है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनका भी बहुत ज्यादा बढ़ा है, वो ह्यूज बढ़ा है, मतलब समय के साथ, है ना। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन यदि हम देखते हैं, जो इंडेक्स के जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होते हैं उसके हिसाब से, तो ये 75 लाख करोड़ था 2008 में, 2015 में 105 लाख करोड़, 2016 में 115 लाख करोड़ और 2019 में 152 लाख करोड़। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी हम देखते हैं तो बढ़ रहा है। तो इससे क्या है, हम सेट करना चाह रहे हैं कि ये एक बिजनेस जो है वो एक ग्रोइंग बिजनेस है ना। ये ग्रोथ आगे भी करेगा, आने वाले टाइम में और ज्यादा इसमें ग्रोथ होगा। अभी भी हम बहुत ही इक्विटी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखें तो अभी हम अभी तो इंडिया में स्टार्ट ही हुआ है ये सब, है ना। अच्छा,
हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं कि जो भी सपोर्ट है, हम कुछ सपोर्ट आपको देंगे जो मिनिमम बिजनेस का सपोर्ट होता है, बल्कि एक्सीलेंट बिजनेस सपोर्ट हम देंगे, उस पर हम बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कोई भी सपोर्ट, कोई भी आपके हिसाब से कुछ डिजाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो वो सपोर्ट आपको बताना है। हम उसके हिसाब से उसको डिजाइन करके आपको देने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं, ताकि हम मिल करके बिजनेस कर पाए, है ना। बिजनेस जो है वो तभी हो पाएगा जब हम आपको 100% सपोर्ट दे पाएंगे और आप उसके थ्रू आप काम कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, एक तो आपका बिजनेस ऑलरेडी अभी कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ सब आदमी काम कर रहे हैं, हम उसको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करके नया बिजनेस नहीं रेडी कर सकते हैं। तो नया बिजनेस रेडी करने के लिए क्या चाहिए, एक सिस्टम चाहिए, जो कि सिस्टम बना हुआ हो, तो आप एक नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। तो हम पूरा का पूरा सिस्टम आपको दे रहे हैं, उस सिस्टम को भी आप अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करना चाहें तो हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो अभी मैंने बोला कि हम एक्सीलेंट सपोर्ट आपको देंगे, तो कैसे हम एक्सीलेंट सपोर्ट देंगे, हम क्या क्या आपको देंगे। तो हमारे पास जो सिस्टम है उसमें हम आपको सेल्स सपोर्ट देंगे, यानी वहाँ पे लोकल आरएम होंगे जो कि आपको आपको जो है वहाँ पे सब कुछ का सपोर्ट देंगे। वो प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन आपको देंगे, आपको कुछ थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का जरूरत होगा वो करेंगे, बिजनेस प्लानिंग स्ट्रेटेजी आपके साथ वो बैठ के करेंगे, और जो डे टू डे वर्क है उसमें भी शुरू में आपके साथ इन्वॉल्व होकर काम करेंगे, यानी कि सेल्स सपोर्ट देंगे। फिर रिसर्च सपोर्ट, रिसर्च की हमारी प्रॉपर टीम है जो कि सेंट्रलाइज बैठती है दिल्ली में, और वो रिसर्च करती है, और रिसर्च करके वो आपको बताती है कि किस किस फंड में आपको पैसा लगाना चाहिए या किस फंड से एग्जिट करना चाहिए, है ना। कौन कौन से प्रोडक्ट अभी मार्केट में अच्छा काम कर रहे हैं, आने वाला सिचुएशन क्या होगा, वो सारा रिसर्च हम आपको देंगे। मार्केटिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट में मतलब जो भी मार्केटिंग मटेरियल, ब्रोशर वगैरह जो भी चाहिए वो हम आपको देंगे, है ना। उसके बाद आ जाइए आप ट्रेनिंग सपोर्ट। ट्रेनिंग सपोर्ट, आपको जो भी ट्रेनिंग चाहिए प्रोडक्ट को लेकर के वो सब हम करेंगे, और क्लाइंट को भी जो ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि एक ट्रेंड क्लाइंट हमारे लिए अच्छा क्लाइंट होता है, वो ज्यादा पैसा देता है। ये मेरा पर्सनल मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जो जिस क्लाइंट को हमने थोड़ा ज्यादा मार्केट को समझाया है तो वो ज्यादा पैसा निकाल के हमें देता है ना। तो हम ट्रेनिंग भी देंगे आपको, कस्टमर केयर सपोर्ट देंगे, क्योंकि सपोज मुझे आपने किसी कस्टमर को आपने कुछ दे दिया, उसका यदि वो आपको आपको बार बार फोन करे तो आपका जो करंट प्रॉब्लम है उसमें, मतलब करंट जो काम है उसमें वो डिस्टर्ब करेगा। तो इसलिए हमने एक एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर केयर सपोर्ट हमारा सेंट्रलाइज्ड है जो उनको मिलेगा। तो उसमें उसके लिए कस्टमर को फिर बाद में कहीं और जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरा, उसके बाद हम आपको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट से क्या मतलब है कि हम क्लाइंट को उसका पोर्टफोलियो, उसका गोल, और वो कैसे उसका पैसा बढ़ रहा है या घट रहा है, वो ऑनलाइन खरीद सकता है, बेच सकता है, ये सारा कुछ हम उनको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम उनके हाथ में देंगे। वो मोबाइल में वो अपना एक ऐप डाउनलोड करेगा, वहीं पे उसको सब कुछ दिखेगा, वो वेबसाइट पे जाए वहां पे सब कुछ दिखेगा। सेम आपके लिए भी है, आप हमारे वेबसाइट पे जाइएगा, आप अपने सारे क्लाइंट के बारे में देख सकते हैं कि कौन कौन से क्लाइंट उसके अंदर हैं, इनका पोर्टफोलियो क्या है। आपको यदि कुछ चाहिए तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट हम आपको सब कुछ देंगे। और ऑब्वियसली लास्ट बट नॉट लीस्ट, और वो है प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट बास्केट, जिसमें कि आप क्लाइंट के नीड के हिसाब से आप उसको कुछ भी दे सकते हैं। जैसे आप उनको म्यूचुअल फंड दे सकते हैं, डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस दे सकते हैं, रियल एस्टेट दे सकते हैं, इंश्योरेंस दे सकते हैं, और लोन में भी उनको हम सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आइए, अब ये तो हो गया कि जी प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए, है ना। और सिस्टम बहुत अच्छा है, ऑफर्ट बहुत अच्छा है, चलिए ऑफर्ट ने आपको सपोर्ट भी दे दिया, एक्सीलेंट सपोर्ट। फिर भी एक चीज मिसिंग है, जिसको जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हम बिजनेस, वो मोटिवेशन हमें नहीं मिलता है, और वो है रेवेन्यू। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब रेवेन्यू के लिए ही काम कर रहे होते हैं। तो रेवेन्यू से पहले क्या है कि हम एक मिनिमम बिजनेस की बात करते हैं। मिनिमम नहीं, हमने एक स्टैंडर्ड बिजनेस की बात यहाँ पे की है। तो बिजनेस, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बिजनेस की बात करेंगे, उसी के बेस पे हम रेवेन्यू देखेंगे कि क्या रेवेन्यू हो सकता है। तो एक स्टैंडर्ड रेवेन्यू के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बिजनेस को डिजाइन किया है, जिसमें हम दो कैटेगरी के क्लाइंट को हमने कैटेगराइज किया है। एक है HNI, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, और एक होते हैं रिटेल क्लाइंट। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, ऐसे हम यदि 15 फैमिली अपने पास लेकर के आते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 15 फैमिली हो सकता है कि आप 6 या 7 ही कर पाए, तो वो जो 6-7 करेंगे तो उन्हीं से हमें रेफरेंस मिलके हम 15 तक चले जाएंगे, है ना। या आपने 15 किया तो वो 30 तक चला जाएगा, क्योंकि एक रेफरेंस तो हमारे सपोर्ट से, हमारे 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 काम से हमें मिल ही जाएगा। और हाँ, हम इतना ट्रांसपेरेंट जरूर हैं कि जो भी बिजनेस आएगा आपके क्लाइंट से भी, यदि कोई रेफरल बिजनेस आएगा तो वो भी आप ही के अंदर आएगा, है ना। वो सब कुछ टेक्नोलॉजी में आपको दिख रहा होगा, आपके वेबसाइट पर आपको सब कुछ दिख रहा होगा। तो मैं कह रहा था कि 15 फैमिली हम ऐसे लेकर के आते हैं HNI,
हम 15 फैमिली HNI किनको कहते हैं? जो खुद अपने 2 फैमिली मेंबर के साथ 25-25 हजार के SIP यानी 50 हजार के SIP पर फैमिली और 10 लाख रुपए का लमसम वो हमें देता है। प्लस रिटेल हम किनको कहते हैं? रिटेल हम 50 फैमिली लेकर के आते हैं और वो कौन होंगे रिटेल वाले? जो कम से कम 5-5 हजार का अपने 2 मेंबर के साथ 5-5 हजार की SIP करा पाता है और 2 लाख का लमसम करा पाता है, यानी 10 हजार की SIP वो पर फैमिली हम उनसे करवा पाते हैं। ये 2 कैटेगरी हो गया, एक HNI एक रिटेल। यदि हम इतना बिजनेस जिस दिन हमने खड़ा कर दिया उसको यदि हम डे 1 मानते हैं तो उस डे 1 से क्या रेवेन्यू आएगा वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। हाँ, तो उस डे 1 से यदि हम अगले स्लाइड में आते हैं, यहाँ पे हमने देखिए HNI का इनकम अलग से डाला हुआ है, रिटेल का इनकम अलग से डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपको लगे कि नहीं मैं ज्यादा HNI में ही काम करूंगा, या ऐसा लगे कि नहीं मैं ज्यादा रिटेल में ही काम करूंगा। तो वो हम हर एक तरह का, अभी मैंने बोला कि 15 ही HNI है तो 15 ही नहीं करना है, आप 20 कर सकते हैं, आप 5 कर सकते हैं, हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं आपके साथ। हम आपके साथ बैठ के आपके हिसाब से बिजनेस प्लान बना सकते हैं, लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड बिजनेस वॉल्यूम की बात की है। तो HNI से और रिटेल से दोनों मिला करके हम देखें तो पहले साल जो एनुअल इनकम होगा वो 1,13,000 का होगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का जरूरत है कि ये एनुअल इनकम है, ये आएगा मंथली आपके पास। इनकम एनुअल है लेकिन आएगा मंथली, 12 महीनों में बट के आएगा। क्यों? क्योंकि हमें जो ब्रोकरेज मिलता है वो मंथली मिलता है। वो म्यूचुअल फंड में ट्रेल इनकम आता है ना। और इनकम का जो है वो डेट फंड और इक्विटी फंड में अंतर होता है। इक्विटी फंड में हमें करीब 1% मिलता है, डेट फंड 0.2% से स्टार्ट होता है। तो आप सब ये समझिए कि 0.2% से लेकर के 1% के बीच में हमें ब्रोकरेज मिल रहा होता है और वो भी मंथली मिल रहा होता है। तो हमने जो भी यहाँ पे दिया बताया है आपको वो ईयरली इनकम बताया है, लेकिन आपको जो मिलेगा डिस्बर्स होगा वो मंथली डिस्बर्स होगा, है ना। तो पहला साल जो हमारा इनकम होता है वो एनुअल इनकम 1,13,000 का होता है, लेकिन 5वें साल क्या हो जाता है, ये 8 लाख का हो जाता है, और 10वें साल 26,83,000 का हो जाता है, और 15वें साल 72,44,000 का। तो देखिए क्यों बढ़ रहा है ऐसे, पहले साल तो 1 लाख ही था और 15वें साल में 72 लाख हो गया। ऐसा क्या हो गया कि इतना ज्यादा हो गया। और आप बिजनेस ग्रोथ देखेंगे तो बिजनेस ग्रोथ हर एक महीना आपको हर एक ईयर दिखा रहा है करीब 120 से 130% के बीच में अप्रोक्सीमेटली। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा होने का रीजन ये है कि ब्रोकरेज जो हमें मिलता है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट आपका जितना बड़ा है उस पे मिलता है। अब एसेट कैसे बढ़ता है? एसेट 2 तरीके से बढ़ता है। एक तो आप जो SIP आपका जो फ्रेश SIP आ रहा है, SIP बुक सपोज कीजिए आपका जो है वो 50 लाख का है, तो हर एक महीना 50 लाख ऐड हो रहा है आपके उसमें, है ना। उसके ऊपर हमें ब्रोकरेज मिलेगा। तो हर एक महीना हमें SIP मिल रहा है जिसके कारण से हमारा एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है। और दूसरा बात है कि मार्केट में भी तो ग्रोथ है ना। मार्केट में 20 से 25% का ग्रोथ देखा जाता है। हमने यहाँ पे 15% के ही ग्रोथ पे माना है, लेकिन ये मार्केट में 20 से 25% तक का भी ग्रोथ होता है, मतलब प्रैक्टिकली यही होता है। तो उसके हिसाब से भी आपका वैल्यू बढ़ रहा है, आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो 1 करोड़ था वो अगले साल 1 करोड़ 20 लाख तो वैसे ही हो गया। और मान लीजिए कि 20 लाख रुपए का और SIP आ गया तो 1 करोड़ 40 लाख हुआ, तो नेक्स्ट ईयर आपको 1 करोड़ 40 लाख पे आपको मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से आपको 2 तरीके से आपका जो है वो वॉल्यूम बढ़ रहा है, आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है, जिसके कारण से आपका ब्रोकरेज बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात यह है कि आपका जो बिजनेस ग्रोथ है आप देखिएगा वो 25 से 26% के आसपास से बिजनेस ग्रोथ हो रहा है ना। यानी कि इस साल जो बिजनेस है वो अगले साल 25% तो मिनिमम बढ़ ही जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ा ग्रोथ है यदि आप बिजनेस में देखें तो, है ना। ऐसा बिजनेस जनरली मतलब होता है लेकिन बहुत ही कम होता है, और इस ग्रोथ के साथ कारण से ही आप देख रहे हैं कि 1,13,000 का जो अमाउंट है वो 72 लाख तक पहुंच जाता है। अच्छा, दूसरा हमने इसको बांट दिया है SIP और लमसम के हिसाब से। पहले हमने HNI और रिटेल में बांटा था, अब हमने इसको SIP और लमसम में बांटा है कि भाई SIP करेंगे तो क्या और लमसम करेंगे तो क्या। तो आप देखेंगे पहला साल में SIP में 32,000 है, लमसम में 81,000 है। 5वें साल में SIP में 4,50,000 है और लमसम में 3,50,000 है। 10वें साल में SIP में 17 लाख, लमसम में 9 लाख, और 15वें साल में SIP में 50 लाख और लमसम में 22 लाख। तो आप SIP की तरफ देख रहे होंगे कि बढ़ता जा रहा है चीज। क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि इसमें 2 तरीके का ग्रोथ हो रहा है। इसमें एक तो जो नया SIP आ रहा है वो ऐड हो रहा है, प्लस मार्केट का ग्रोथ जो 15% हमने लिया हुआ है वो है। और लमसम में क्या है, सिर्फ और सिर्फ वो 15% के ही ग्रोथ से बढ़ रहा है ना। तो उसका ग्रोथ जो है वो आगे जाके थोड़ा सा दिखता है और SIP में थोड़ा ज्यादा दिखता है ना। इस तरीके से हम, आप यदि आपको लगता हो कि मैं SIP में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ तो SIP में काम करेंगे, यानी कि हम आपके हिसाब से बिजनेस डिजाइन करेंगे। ये हमने एक बिजनेस डिजाइन किया है, आप अपना बिजनेस हमारे साथ बैठ के डिजाइन कर सकते हैं। हाँ,
अब इसके अलावा क्या है, ये जो अभी तक मैंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड का इनकम मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी हमारे पास प्रोडक्ट्स है, जैसे डायरेक्ट इक्विटी है, टर्म प्लान है, मेडिकल इंश्योरेंस है, रियल एस्टेट है और लोन है ना। तो डायरेक्ट इक्विटी में भी जो है उसमें भी हम इनका हम क्लाइंट से जो है वो चार्ज करते हैं करीब 2%। तो सपोज कि डायरेक्ट इक्विटी में आपने 1 करोड़ रुपया डाल दिया तो 2 लाख रुपया हर एक साल तो वहां से आएगा ही आएगा। अच्छा, टर्म प्लान है, टर्म प्लान में भी जो है ब्रोकरेज करीब 35% का आता है हमारे पास, है ना। मेडिकल इंश्योरेंस है, इसमें 15% का ब्रोकरेज है। अब 15% है हेल्थ इंश्योरेंस में तो वो हर एक साल आएगा। अभी एक आपका यदि एक बार पोर्टफोलियो में आपने 1 करोड़ का या 50 लाख या 10 लाख का आपने रेडी कर लिया मेडिकल इंश्योरेंस, तो हर एक साल उसका 15% आपको आना ही आना है ना। और हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस सबका जरूरत होता है, हम जिसको भी म्यूचुअल फंड देंगे वो आराम से हमसे ये दोनों चीज ले लेगा। अच्छा, तीसरा है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट जनरली रिटेल क्लाइंट तो नहीं लेगा आपसे, लेकिन जो HNI क्लाइंट है वो रियल एस्टेट लेगा। और रियल एस्टेट में भी हम हर एक तरह का प्रोडक्ट नहीं करते, हम रियल एस्टेट में बहुत ही सिलेक्टिव प्रोडक्ट करते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हमें लगता है कि नहीं अभी इसमें पोटेंशियल है, यानी कि पोटेंशियल किस हिसाब से, रेगुलर इनकम के हिसाब से, एप्रिसिएशन के हिसाब से, है ना, प्रोटेक्शन जो 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 प्रिंसिपल प्रोटेक्शन के हिसाब से, हम उसके हिसाब से ही हम बहुत ही सिलेक्टिव 1 या 2 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। तो रियल एस्टेट में भी यदि हम मेरा जो अंदाजा है वो एक HNI फैमिली आपको साल का 5 से 10 लाख रुपया देता है। तो यदि हम 15 करते हैं, सपोज कीजिए HNI जो हमने लिखा था अभी 15, तो हम करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ का इनकम तो हम उनके साथ ईयरली निकाल सकते हैं, लेकिन वो आने वाले टाइम में, है ना। तो ये अलग से एडिशनल इनकम है जो हम उनके साथ कर सकते हैं। एक बार हमने एक सेट ऑफ क्लाइंट रेडी कर लिया, फिर हम उनको अपने सर्विस के हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट भी दे करके अपने रेवेन्यू को और ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। चलिए, हाँ, तो अब आइए सर, इसमें ये बताएगा कि रेवेन्यू ऑफ सिंगल क्लाइंट। अभी सिंगल क्लाइंट क्यों, ये बीइंग ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम हर एक क्लाइंट से एक रेवेन्यू का एक टारगेट बना के चलते हैं ईयरली, है ना। एक क्लाइंट आया वो हमसे टैक्सेशन कराएगा, एक क्लाइंट आया वो टैक्सेशन कराएगा, ऑडिटिंग भी कराएगा, एक क्लाइंट आया हमसे टैक्सेशन कराएगा, ऑडिटिंग कराएगा और लोन वोन में भी काम करवाएगा। तो हर एक क्लाइंट का अपना अपने एक साल का रेवेन्यू फिक्स किया हुआ होता है। यदि हम सिर्फ टैक्सेशन की बात करें तो 1000 से लेकर 2000 3000, उससे ज्यादा हमें कोई क्लाइंट नहीं देता है एक साल में। और यदि हम उसके साथ हमने उसको 25,000 की SIP और 10 लाख का लमसम कर दिया, तो आप समझिए कि आपका इनकम किस तरीके से चलता है। तो आप देखिए, पहले साल में करीब 2200 रुपए आता है, 5वें साल में ये 13,000 रुपए आ रहा है, उससे आप सालाना आपको मिलता ही मिलता है, और 10वें साल में करीब 36,000 रुपया, है ना। तो 10 साल के अंदर आप देखिए 36,000 रुपया आप उससे एक्स्ट्रा, 5 साल में भी हम देखें तो 13,000 रुपया एक्स्ट्रा, यानी वो एक टैक्सेशन करता था तो 2,000 रुपया तो हमें देता ही था, अब ये 13,000 रुपया और एक्स्ट्रा देगा। और यदि हम एक्यूमुलेटिव देखें तो 5वें साल में ही आपने उससे 40,000 रुपया और एक्स्ट्रा अर्न कर लिया, 10वें साल में आप उससे 1,68,000 रुपए एक्स्ट्रा आपने अर्न कर लिया, 15वें साल में आपने उससे 4,84,000 यानी करीब 5 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा अर्न कर लिया। तो हम देखते हैं कि हम एक छोटा सा SIP बुक सिर्फ उसके साथ हम यदि हम अटैच कर दें तो भी हमारा जो रेवेन्यू है वो काफी मेनी फोल्ड बढ़ जाता है पर क्लाइंट इनकम के हिसाब से, है ना। क्योंकि हमारा जो बीइंग है हमारा बिजनेस मॉडल ही पर क्लाइंट इनकम के हिसाब से होता है। अच्छा, फ्यू मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब समझिए पैसिव इनकम के बारे में मैंने बताया था कि भाई आने वाले टाइम में आज से 10 साल 15 साल 20 साल, वैसे हम प्रोफेशनल्स हैं, हम जितना ज्यादा पुराना होंगे हमारा इनकम वैसे बढ़ेगा। लेकिन सपोज कि हम थोड़ा कम काम करना चाहते हैं या किसी 1-2 महीना हम काम नहीं कर पाए किसी भी रीजन से, तो आपके पास एक फिक्स इनकम का सोर्स होना चाहिए। और फिक्स इनकम का सोर्स उससे क्या होता है कि आप कभी भी कोई अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, है ना। तो ये आपको पैसिव इनकम का फायदा देता है। आपको नए क्लाइंट ढूंढने का, एक लेवल के बाद बहुत ज्यादा क्लाइंट ढूंढने का जरूरत नहीं है, मतलब 15 HNI ढूंढा, 50 ये ढूंढा, हो गया। वो भी पूरा इतना नहीं ढूंढना है, आपने आधा ही ढूंढना है, आधा तो वही लोग निकाल के दे देगा। यानी 5-6 आपने HNI ढूंढा, 20-25 आपने रियल एस्टेट रिटेल वाले ढूंढे, बाद बाकी तो वो खुद ही दे जाएगा। तो आपको बार बार बहुत ज्यादा क्लाइंट ढूंढने का भी जरूरत नहीं। और ऑफर हर हमेशा आपके साथ है, ऑफर हर हमेशा इनोवेटिव है इन सब क्लाइंट के सपोर्ट को लेकर के, है ना। अभी हम लोग टेक्नोलॉजी में भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और रिसर्च कर रहे हैं, और जो कि बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा आने वाले टाइम में। और ये एक स्टेबल बिजनेस है, क्योंकि पैसिव इनकम है, स्टेबल बिजनेस है, लंबे समय का बिजनेस है। तो ये है आगे से। हाँ, अब आइए कि म्यूचुअल फंड का की फैक्टर क्या है, म्यूचुअल फंड में काम क्यों करना चाहिए। तो उसका 2 चीज है, एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट है।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, दैट इज एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम जब देखेंगे तो हम इसको समझेंगे थोड़ा, जब हम एक्सेल में जाएंगे तब, है ना। और ये बिजनेस हर हमेशा लंबे समय के लिए बिजनेस, क्योंकि यदि कोई इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है तो 5 साल से नीचे यदि कर रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए, 5 साल से ऊपर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस होता है तो कोई रिस्क ही नहीं है, 1 रुपए का भी रिस्क नहीं है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। जी आगे बढ़िए। हाँ। अच्छा, की फैक्टर, अच्छा हाँ, एक चीज मैंने अभी बताया था आपको कि हम लोग डायरेक्ट इक्विटी में काम करते हैं, है ना। तो डायरेक्ट इक्विटी से क्या मतलब है कि भाई एक क्लाइंट का हमने डीमेट अकाउंट खोला, एक तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हमारे पास पैसा लगाया, एक उसको मन किया कि नहीं जी मेरे पास 10 लाख एक्स्ट्रा है जिसमें कि आप अपना रिसर्च बताइए और कुछ ऐसे स्टॉक्स मुझे खरीद दीजिए जो कि 3 साल, 5 साल, 10 साल में मेनी फोल्ड बढ़ेगा, 5 टाइम, 10 टाइम्स ऐसा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या किया हुआ है कि हमारे पास जो सिस्टम है उसमें करीब 450 से ज्यादा कंपनियां जो है वो हम स्क्रीनिंग में रखते हैं, हर हमेशा हमारे रिसर्च टीम के पास होता है, जिसमें से 50 से 60 कंपनी पे हम एक किटी बना के काम कर रहे होते हैं। उसमें भी 15 से 20 स्टॉक पे ही हम अपने क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो रेडी करते हैं, है ना। और ये कैसे पोर्टफोलियो होते हैं, जिसका जो कि डेट फ्री कंपनी हो या फिर जिसमें डेट कम हो, जिसका बैलेंस शीट स्ट्रांग हो, जिसका डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला हो, है ना, कंजम्पशन बेस्ड या दूसरी तरह की ऐसा चीज हो जिसमें कि डिमांड का कोई इशू ना है ना। और हम बिना ग्रीड का उस पर काम कर रहे होते हैं और लंबे समय के लिए, हम इसमें कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते हैं, हम मतलब डेली खरीद बेच नहीं कर रहे होते हैं, हम एक लंबे समय के लिए स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बना के उस पर हम काम कर रहे होते हैं, एक अच्छे रिसर्च के साथ काम करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग एट प्रॉपर वैल्यूएशन हम करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हमने खरीदना है इसीलिए खरीद लिया टाइप से नहीं, है ना। जब हमें लगता है कि वैल्यूएशन पे आ गया तभी हम खरीदते हैं और जब हमें लगता है कि अब ये ओवर वैल्यूड हो गया तभी हम खरीदते हैं। तो इस तरीके से हम एक अपने क्लाइंट के साथ डायरेक्ट पोर्टफोलियो, डायरेक्ट इक्विटी का भी पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं, क्योंकि वो कैपेबिलिटी हमारे पास है। आगे अच्छा, अब आते हैं, एक मैंने रियल एस्टेट की बात की थी, तो रियल एस्टेट में भी हम काफी वेल रिसर्च अपॉर्चुनिटी इन रियल एस्टेट है हमारे पास, हम काफी अच्छा रिसर्च करने के बाद ही काम करते हैं। अभी हमारे पास जैसे एक अभी हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी कंप्लीट की है, तो हर एक क्लाइंट के पास जो है, आप ये समझिए कि 70-80 हजार से लेकर लाख, 1.5 लाख तक का रेंटल इनकम हमने रेडी कर दिया है, हम उस पर लीजिंग भी करा के दे रहे हैं। तो हम किसी एक ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं लेकिन उस पर इतना ज्यादा रिसर्च करते हैं और इतना ज्यादा मेहनत करते हैं कि वो चीज बिल्कुल ही निखर के आता है। वर्क विथ वेरी फ्यू एंड सेलेक्टेड ऑप्शन, हम रियल एस्टेट में सब कुछ नहीं बेचते या खरीदते हैं, है ना। इसका मॉडल एक बिल्कुल ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट का मॉडल भी है हमारे पास। अच्छा, एक जैसे अभी हम प्रेजेंटली काम कर रहे हैं, तो एक IGI जो है दिल्ली में जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के बगल में जो फार्म हाउस है उस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर फार्म हाउस रखना हर एक HNI टाइप के क्लाइंट का एक ड्रीम होता है और इसको हम बना करके मेंटेन करके भी देंगे, है ना। तो क्या है कि हम और अच्छे से रजिस्ट्री भी करा के देंगे। तो और इसी तरीके से जब हम इसमें मिलेंगे तो रियल एस्टेट में भी और 1-2 प्रोडक्ट है जिस पे हम लोग बात करेंगे। जी आगे। की फैक्टर ऑफ टर्म प्लान एंड मेडिकल इंश्योरेंस, हम टर्म प्लान किसके साथ कर रहे हैं, HDFC लाइफ के साथ। क्यों? क्योंकि HDFC लाइफ का जो है वो आपका रेट 99% जो है वो पैसा दे देती है ना। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो इसका सबसे अच्छा है। उसके बाद इसका आप दूसरे में आ जाइए कि मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस हम मैक्स भोपाल के साथ कर रहे हैं, जो कि पूरे इंडिया में अवेलेबल है उसके सर्विसेज, है ना। तो you just have to provide lead and rest will take care। इससे क्या मतलब है कि आपको सिर्फ लीड देना है, बाद में सारा काम ऑनलाइन होगा। हम यहीं से, हमारा जो सेंटर है वहीं से उनको फोन जाएगा, उनको बता दिया जाएगा भाई इतना प्रीमियम आएगा, वो पेमेंट करेंगे, उनका पॉलिसी इशू हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर फिर खुद ही फॉलो अप करके हम उनका पॉलिसी इशू करवा देंगे। यानी आपको सिर्फ एक बार लीड देना है, बाद में काम आपको सिट एट योर वर्क, और कुछ नहीं आपको करना है ना। अट्रैक्टिव रेवेन्यू मार्जिन, ऑब्वियसली वो तो रेवेन्यू मार्जिन तो रहेगा ही, है ना। आगे अब इससे ज्यादा जो है वो आपको बताना है, आपको हमें एडवाइस करना है। आपको लगता हो कि नहीं आप कुछ और चाहते हैं, कुछ और अपने लिए बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, तो वो सारा काम हम आपके साथ मिलके बैठ के कर सकते हैं, है ना।
तो ये कुल मिला के एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। इसमें हम 3 ही बात एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं कि ये एक नोबल बिजनेस है जो हमें करना चाहिए। ये अभी मार्केट का जरूरत है, ये एक ग्रोइंग बिजनेस है, इसलिए हमें करना चाहिए। इसमें एक अच्छा रेवेन्यू मॉडल है, इसलिए हमें करना चाहिए। इसमें पैसिव इनकम का मजा है, इसलिए हमें करना चाहिए। और टॉप ऑफ द एबव कि आप ऑफर्ड का एक 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 तैयार स्ट्रक्चर है, एक तैयार स्ट्रक्चर है जिसके साथ सिर्फ आपको थोड़ा सा जुड़ना है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। आपको स्ट्रक्चर तैयार करने में कुछ भी काम करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच सर। हेलो, हाँ सर, वो माइक सर, माइक अपना माइक ऑन कीजिएगा राजू सर। हाँ सॉरी, थैंक यू परीक्षित। जी सर। या विनीत। हाँ, तो अब 2-3 चीजें हैं। एक डिस्कशन बहुत जेनरिक सा है कि हर प्रोडक्ट में, ये बहुत ब्रीफ डिस्कशन है, हर प्रोडक्ट का एक अपना इन डेप्थ रिसर्च है, इन डेप्थ नॉलेज इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, क्योंकि हम अपने क्लाइंट्स का पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर खराब रिसर्च है, अगर खराब एडवाइस है, तो हमारा क्लाइंट भी हैम्पर होने का एक छोटा सा चांस रहता है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हमने उनका वैल्यू, उनका वेल्थ अगर ग्रो करके दिया, तो उनका ट्रस्ट हम पे इतना ज्यादा बन जाता है, वो हमारे रिलेशन को और फर्दर बिल्ड करता है, राइट। रिसर्च हमारी अच्छी क्यों है? रिसर्च एक्चुअली हमने डायरेक्ट इक्विटी में हम बहुत टाइम से काम नहीं कर रहे, अभी आए, लेकिन एक्चुअली हम डायरेक्ट इक्विटी में बहुत पहले से काम कर भी रहे थे। क्यों? क्योंकि जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो म्यूचुअल फंड में बेसिकली 2 तरीके की स्कीम्स हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं, डेट फंड्स होते हैं। इक्विटी फंड्स में म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री की हर एएमसी का कुछ कुछ अपना पिक होता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि 43 फंड हाउसेस के हर फंड को मॉनिटर कर रहे हैं, तो उनके इक्विटी फंड को मिला के ही हमारे पास 400-450 स्टॉक्स हो जाते हैं, जिनमें वो लोग एक्टिवली काम कर रहे होते हैं। तो हम उतने स्टॉक्स का तो बिल्कुल एक्टिव ट्रैकिंग, उस एएमसी का क्या कॉल है, उस पे मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं, हमारा उस पे पिक क्यों होना चाहिए, हम उसके बेसिस पे अपना म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करते थे। तो ऑलरेडी हम उस रिसर्च में एक्टिवली एंगेज थे और म्यूचुअल फंड में ट्रस्ट अस अच्छा काम करके दिया है हमने अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को। दूसरी बात है कि अगर हमने क्लाइंट को ये करके दिया, उनका वेल्थ अच्छा ग्रो करके दिया, उसमें 2-3 यूनिकनेस और क्या है। जैसे एक करंट अकाउंट का पैसा है क्लाइंट का, तो करंट अकाउंट में जो भी पैसा है उसका आइडल पड़ा रहता है, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट तो मिलता नहीं है। और हर क्लाइंट जो हमारा ठीक ठाक क्लाइंट है, उसके पास एक बार को क्या होता है, 30 लाख 40 लाख रुपए की पेमेंट आई, 10 दिन के लिए आइडल रह गया, 15वें दिन यूज कर रहा है। तो ऐसा एक अगर एवरेज कुछ भी आप लेवल ले लें, आपको जिस क्लाइंट के हिसाब से जो भी लगता है, तो उसको हम लोग 7-8-9% पे एकदम अच्छी, मतलब बहुत सिक्योरिटी के साथ ग्रो करके दे सकते हैं। एक तो उसके आइडल फंड पे भी उसको जब हम कमा के देते हैं, तो वो क्या करता है कि उसको दिखता है कि भाई हमारे ये साल में जहाँ कुछ नहीं आ रहा था, वहां 1-1.5 लाख रुपए और आने शुरू हो गए। उसके कारण वो अपने एक सर्कल में जब रेफरेंसेस देता है उस चीज का, तो वो क्लाइंट्स भी आपके पास एटलीस्ट उस पर्पस के लिए तो ज्वाइन करते ही हैं, है ना, कि भाई हमारा भी करंट अकाउंट का पैसा आप ये मैनेज करके दे दो। जैसे ट्रेजरी मैनेजमेंट का जो एक सर्विस है, कह सकते हैं, वहां से फिर क्लाइंट का कन्वर्जन भी शुरू होता है। तो हमारा ये दोनों बिजनेस जो है आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। दोनों ही बिजनेस एक दूसरे को हैम्पर कभी नहीं करेगा और फर्दर बिल्ड करने में ही हेल्प करता है, क्योंकि हम लोग भी सेम फ्रेटर्निटी से हैं, सेम प्रोफेशन से हैं, तो हम लोग वो चीज देख रहे हैं कि कैसे ये एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और हमारा बिजनेस, प्रोफेशन भी और बिजनेस भी, दोनों कैसे बढ़ रहे हैं। तो इसके हेल्प से हम लोग ये चीज भी कर सकते हैं। तो मोरलेस रेवेन्यू वर्टिकल हमने डिस्कस कर ही लिया है। प्रोडक्ट पे तो खैर फिर 1-to-1 बैठेंगे, काफी सारी बातें होंगी, क्योंकि आपको भी एडवाइस करने के पहले एक वो कॉन्फिडेंस होना, वो सेटिस्फैक्शन होना कि आपको वो चीज पे भरोसा हो, तभी आप अपने क्लाइंट्स को भी बता पाएंगे। एक फर्स्ट लीड देने के लिए भी आपने सही चीज आप उनको बता रहे हैं, आपको तो लगना चाहिए ना, वो कॉन्फिडेंस तभी बिल्ड होगा। एक तो ये इनिशियल मीटिंग है। और रेवेन्यू का जो वर्टिकल है वो ल्यूक्रेटिव भी है, अट्रैक्टिव भी है और एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। हम ये जो 72 लाख और 75 लाख की बात करते हैं 15 साल में, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अब हमारी जर्नी हो चुकी है 10 साल की। तो 10 साल में हम
देख पा रहे हैं कि हमने वो वैल्यू ऑलरेडी हम ऐड कर रहे हैं। पटना में एक दो सीए लोग हैं भी, ऋतिक से बात हुई थी, जो लोग एक्चुअली अर्न कर रहे हैं एक सम ऑफ अमाउंट, जिसका जितना भी बिजनेस है मतलब डिस्क्लोज नहीं करेंगे हाँ, इसीलिए नहीं, वो ऋतिक को इंडिविजुअली पता है, इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल वो हमारे एग्रीमेंट का पार्ट होता है कि हम कभी भी किसी का जो भी रिलेशन है वो एक दूसरे से कभी डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कर ही नहीं सकते हैं। तो इस चीज का बिल्कुल खास ख्याल रखेंगे विनीत आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऑलरेडी लोग हैं बिजनेस में, साथ में पार्टनर्स हैं, ऑलरेडी हम लोग अर्न कर रहे हैं, तो वो चीजें हैं। तो ये फिगर एग्जिस्ट करता है, ये बिजनेस मॉडल एग्जिस्ट करता है, तो इस पे हम लोग कर सकते हैं आगे। आप लोग कुछ भी क्वेरीज हैं, लग रहा है कि कुछ भी है तो बताइए। सबसे पहले इंश्योरेंस में हम लोगों ने बात किया सिर्फ टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस का। बिल्कुल। बिजनेस इंश्योरेंस का क्यों नहीं? क्योंकि बिजनेस इंश्योरेंस अभी हम आउट ऑफ बिहार का बात नहीं कर रहे, बिहार में लैक कर रहा है, कहीं भी नहीं है, कोई भी यूज नहीं कर रहा। इतने जीआईसी हम लोग बहुत जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर 2-3 कंपनी से नेगोशिएशंस चल रहे हैं। फायर 2 महीने के अंदर अंदर वो इंश्योरेंस तो बैंक वाला करवा देता है, फायर इंश्योरेंस, स्टॉक इंश्योरेंस तो बैंक वाला ही करवा देता है, बट उसके अलावा बहुत सारे इंश्योरेंस है, ट्रेड क्रेडिट का इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे इंश्योरेंस है। साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, प्रीमियम ज्यादा नहीं होता बट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। ये सब जो पॉलिसीज है यहाँ पे बिहार में किसी को मतलब भी नहीं है उसका। बिल्कुल। जीआईसी के ये सारे प्रोडक्ट्स एक पूरे वर्टिकल पे, इनफैक्ट इंक्लूडिंग मोटर इंश्योरेंस से लेके और बिजनेस इंश्योरेंसेस, जितनी भी चीजें हैं, ये सब पे 2-3 एजेंसीज के साथ नेगोशिएशंस चल रहा है। क्योंकि तो मैंने 2 से 3 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल हम लोग आपको ये प्रोडक्ट दे देंगे। वो जो पोर्टफोलियो होता है ना कंपनी का, फिक्स्ड एसेट्स है, स्ट्रेट अवे उनसे यही बोला जाता है कि आपके जितने फिक्स्ड एसेट्स हैं आपका इंश्योरेंस हम देख रहे हैं। अब वो कैसे देखना है वो हमारा रिस्पांसिबिलिटी है। तो उनका डीजी सेट है तो उसका भी इंश्योरेंस देख रहे हैं, उनका गाड़ी है तो उसका भी इंश्योरेंस देख रहे हैं, बिल्डिंग है तो उसका भी इंश्योरेंस 100%। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल मतलब 2 महीने से डिस्कशन चल रहा है, फिर ये थोड़ा सा स्टक हो गया था, है ना, क्योंकि हम लोग करना पड़ेगा लोग को, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है यहाँ पर। 90% पब्लिक को यहाँ आइडिया नहीं है इस चीज का। हम लोग किसी भी, देखिए वही डिफरेंस क्या है, सिर्फ कमीशन के एंगल से अगर आना होता तो हम लोग कब का आ गए होते,